माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे। लास्ट में हमने यहाँ पे एंड किया था कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। सो इन चार चीजों से मेनली बना हुआ होता है सेल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल डिपेंड करता है कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल, बट ये चारों चीजें मेनली होती ही है सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड सेल वॉल, थर्ड न्यूक्लियस एंड फोर्थ साइटोप्लाज्म। नाउ सेल ऑर्गेनेलीज, जो सेल के अंदर चीजें होती हैं प्रेजेंट, जो फंक्शन करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। अब हम एक एक करके ये सारी चीजें समझेंगे, इनका रोल क्या होता है, क्या फंक्शन ये करती हैं और कैसे करती हैं। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हम इसको दोनों चीजों में से कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें से कुछ पार्टिकल्स या कुछ भी फूड वगैरह अंदर या बाहर जा सकता है। ऑस्मोसिस हो सकती है, डिफ्यूजन हो सकती है। अब हम ये दोनों चीजें पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन, एक एक कर। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. अब स्टूडेंट्स, एक सेल है, सेल के अंदर भी एक एनवायरनमेंट होगा और सेल के बाहर भी एक एनवायरनमेंट होगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दोनों एनवायरनमेंट्स को, आउटसाइड और इनसाइड एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है। अब सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर होती है जिसके अंदर सेल कंटेंट होता है और जिसके बाहर बॉडी का कुछ भी होता है। तो ये जो होती है वो सेपरेट करती है दोनों एनवायरनमेंट को। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो उसका रीजन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? So, the cell membrane allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane, this is why cell membrane is known as selectively permeable membrane. This is why. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये सम मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्या होता है? वाटर या कोई भी टाइप की गैस या और कोई भी मटेरियल हो सकता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। सो अब क्या, जो गैसेस इन आउट होती हैं उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं और जो वाटर इन आउट होता है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन is gases, मूवमेंट ऑफ गैसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। मूवमेंट ऑफ गैसेस एंड ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, ये याद रखना है क्योंकि मूवमेंट ऑफ गैस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम इसकी डेफिनेशन, पहले हम ये समझते हैं कि अब देखिए, जो CO2 बाहर प्रेजेंट है वो ज्यादा अमाउंट में है इन इस कंपेयर टू जो हमारे सेल में प्रेजेंट है। तो फिर वो जो बाहर CO2 का ज्यादा अमाउंट है वो हमारे सेल में आ जाएगा और हमारे सेल में आ जाएगा, तो वहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। अब ऐसे ही ऑस्मोसिस, कोई भी चीज होती है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो ऐसे ही वाटर भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही वो करेगा, मूव करेगा।
अब जैसे ये सेल है, अब यहाँ पे वाटर ज्यादा है, सेल के बाहर वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर जाएगा, मूव करेगा सेल के अंदर, तो सेल स्वेल हो जाएगा। गैस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्वेल श्रिंक कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे अगर जब पानी अंदर बाहर होगा तो फर्क पड़ेगा। ऐसे ही ये सेल है और यहाँ पे वाटर ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटसाइड एनवायरमेंट, सो वाटर मूवमेंट क्या होगी, आउटसाइड टू इनसाइड होगी। सो इस केस में श्रिंक हो जाएगा सेल और इस केस में स्वेल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम इस दोनों चीजों को डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by the process called diffusion. अब मैंने डिफ्यूजन में आप लोगों को बताया कि इन आउट होती हैं गैसेस, कोई सी भी गैस हो, यूजुअली हमारे सेल में यही दो गैसेस प्रेजेंट होती हैं। सो इन दो गैसेस का ही एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन, गैसियस मूवमेंट वहीं पे होता है जहां पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रही हो, कभी भी लो टू हाई नहीं जाता। अब ऑब्वियसली अगर मेरे पास कोई चीज ज्यादा होगी और मुझसे कोई मांगेगा तभी मैं उसको दे पाऊंगी ना, या मेरे पास कम होगी सिर्फ अपने लिए होगी तो मैं क्यों दे पाऊंगी उसे, कैसे दे पाऊंगी, मैं नहीं दे सकती। खुद पे लेके सोचिए इसको भी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेल, अब हमारे अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू जितना हमारी बॉडी में होता है, बट यहाँ पे हम सेल और उसके एनवायरनमेंट के बारे में बात करते हैं। सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। CO2 एज कंपेयर टू सेल का जो एनवायरनमेंट है, ये है सेल एनवायरनमेंट, सेल एनवायरनमेंट। CO2 सेल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होती है, CO2 कंसेंट्रेशन हाई होता है यहाँ पे सेल के अंदर, और ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो सेल के एनवायरनमेंट में हाई होता है। तो स्टूडेंट्स अब हमें CO2 की जरूरत नहीं होती है, CO2 हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल टू अस। अगर मतलब CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, इवन हम मर भी सकते हैं। सो CO2 इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती है। तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है, हाई टू लो मूव करती है, ताकि हम इसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल सके। पहले सेल एनवायरनमेंट में आती है, उसके बाद हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। एंड O2 जिसकी हमारे सेल को जरूरत होती है, उसके साथ भी ऐसा ही होता है, वो भी हाई टू लो ही मूव करता है, हाई टू लो। यहाँ पे O2 भी हाई टू लो मूव कर रहा है, CO2 भी हाई टू लो मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चलता है कि पहली बात तो जो कोई भी गैस है, वाटर है, कुछ भी है, वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करेगा। और इसमें हमें एक बात क्या पता चली कि ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो हमारी बॉडी के लिए गैसियस चेंज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिफ्यूजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर गैसियस चेंज, गैसियस एक्सचेंज।
नाउ स्टूडेंट्स, ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है वो वाटर भी ओबे करता है. वाटर ऑल्सो ओबेज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बट उसको हम डिफ्यूजन ना बोल के उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. जब वाटर हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूव करता है उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. द मूवमेंट ऑफ वाटर, सेल में जो मूवमेंट होती है वाटर की, उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. उसकी डेफिनेशन और प्लस जो ऑस्मोसिस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक. ये मूवमेंट हायर टू लोअर जो वाटर की होती है वो तब तक होती रहती है जब तक वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट ना कर ले, कि मतलब बाहर भी उतना ही वाटर है, अंदर भी उतना ही वाटर है सेल के. सो ये 3 टाइप्स की होती हैं. हम आगे ही उसकी डेफिनेशन के बाद ही लिखते हैं कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, और मतलब उसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसकी. So here is the definition of osmosis. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. जब selectively permeable membrane से water in या out होता है, मतलब कि water की movement होती है, तो हम उसे osmosis बोलते हैं. So students, osmosis जो होता है वो एक्चुअली कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है कि वाटर में कितनी ज़्यादा किस चीज़ का अमाउंट डिजॉल्व्ड है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है. तभी तो हम बोल रहे हैं बार बार कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन गया, या फिर लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन गया. सो अब 3 तरीके के ऑस्मोसिस होते हैं. एक में बनता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, एक में आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड एक में हाइपरटोनिक सोल्यूशन. तो इसकी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल. मतलब कि जो सेल है उसका जो मीडियम सराउंडिंग है वहां पे वाटर कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इन द सेल. सो द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस. अब जो मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स की मीडियम सराउंडिंग टू सेल होगी, मतलब कि सेल में पानी आएगा. यहां से सेल में पानी आया तो सेल क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर कोई चीज इतनी है उसमें और पानी डाल दिया जाए तो वो स्वेल हो जाएगी, उसका साइज बड़ा हो जाएगा. सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल हो जाता है सेल. जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन में, क्योंकि मीडियम सराउंडिंग ऑफ द सेल से सेल में पानी आ जाएगा. सेल में पानी कम है जब तक वो इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, मतलब कि सेल सराउंडिंग में और इन द सेल सेम वाटर ना हो जाए तब तक. नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये एट इक्विलिब्रियम, ना पानी अंदर जाएगा ना पानी बाहर जाएगा, कहीं पे भी कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी, ये इक्विलिब्रियम पे होगा. ना इसमें साइज श्रिंक होगा सेल का, ना स्वेल होगा, नो चेंजेस एट ऑल. तो यहाँ पे ये चीज होती है आइसोटोनिक सोल्यूशन. नाउ थर्ड वन इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन. मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल. अब मीडियम सराउंडिंग में लो वाटर कंसेंट्रेशन है अकॉर्डिंग टू द सेल. सो द सेल विल लूज वाटर. ऑब्वियसली जब सेल में ज्यादा कंसेंट्रेशन है और सराउंडिंग में कम कंसेंट्रेशन है तो फिर जो सेल होगा वो लूज करेगा वाटर, अपनी सराउंडिंग को पानी देगा, क्योंकि वो एट इक्विलिब्रियम पे हो जाए बाय ऑस्मोसिस के थ्रू. सो इस वाली कंडीशन में श्रिंक होगा सेल. और इसका अगर हमें डायग्राम देखना है तो यहाँ पे ज्यादा वाटर है अकॉर्डिंग टू सेल सराउंडिंग. सो सेल का जो वाटर है वो बाहर की तरफ मूव होगा.